नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक की। और करंट अफेयर्स में स्पेशल जुलाई 2023 के प्रश्नों की क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए हो सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक है जुलाई की जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट चर्चाओं में रहे, देश में, दुनिया में या उत्तर प्रदेश में, उन प्रश्नों को मैंने इस क्लास में कवर किया है। क्लास को सबसे पहले आप शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर। उसके बाद आराम से आप नोट्स करें और नोट्स बनाएं और देखिए। तो अंत तक क्लास में मेरे साथ बने रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, जीएस पढ़ने के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं या किसी भी वनडे एग्जाम को देते हैं, तो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसी भी एग्जाम में। करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स आपको इन भी कर सकती है, आउट भी कर सकती है किसी भी एग्जाम। तो इस वजह से जीएस के साथ साथ आप करंट अफेयर्स पे जो भी समसामयिक घटना है, जो भी सुर्खियों में घटनाएं रहती हैं, चर्चाओं में रहती हैं, उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए आप देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आपके लिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। G20 के बारे में या ब्रिक्स के बारे में और भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ये जुलाई की, इसके अलावा और भी महीने की मंथली बाई मंथली आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। बैठ जाइए पेन कॉपी लेकर के और नोट करिए एक एक पॉइंट। यदि कोई दिक्कत, सब सख्त समस्या लगे तो पूछिएगा आप। किसी भी प्रश्न के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जुलाई 2023 की है करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले जो भी आगामी एग्जाम है उनमें काम आएंगे ये वाले पॉइंट आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, एक भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र की स्थापना करी है। समुद्री विरासत, समुद्र के अंदर जो हमारे विरासत से संबंधित चीजें होती हैं, उनको खोजने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक सेंटर बनाया है, राष्ट्रीय समुद्री संस्थान। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान संस्थान होते हैं या संस्थान होते हैं, तो इसी प्रकार से समुद्री संस्थान की स्थापना कहाँ पर करिए? लोथल में करिए। और ये कहाँ पे? गुजरात। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो लोथल कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। लोथल आपने पढ़ा होगा, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या सैंदव सभ्यता का, है ना, या आप कह लीजिए ताम्र युग की सभ्यता का, बहुत सारे नामों से ये जानी जाती है। या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, क्योंकि हड़प्पा इसका पहला शहर था, जो कि 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस घाटी का पहला शहर था, जो कि एक शहरी बात करें तो शहरी नगर निकाय था ये पूरा का पूरा। माफ कीजिए, नगर और शहरी एक ही बात है। ठीक है, चाहे तो नगर नियोजन पढ़ लीजिए, चाहे शहरी पढ़ लीजिए आप। तो इस घाटी में भी एक ये खोजा गया था इलाका, क्षेत्र, जो कि एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? बंदरगाह। कई बार आता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बताइए, तो उत्तर देंगे आप लोथल। और कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। इससे उस समय भी 100 से अधिक देशों से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। ठीक है, यहाँ से जैसा कि प्रमाण मिले। इसी के पास थोड़ा सा हट करके कच्छ के रण की तरफ अगर बात करेंगे तो धौलावीरा भी है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, वो भी गुजरात में स्थित है। इनके पास से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, या कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आंसर क्या लिख लेंगे? लोथल में स्थापित किया गया है समुद्री संस्थान। दूसरा, भारतीय सहकारी कांग्रेस, एक आयोजन होता है हर वर्ष। तो ये इस वर्ष आयोजन कहाँ पे हुआ? जुलाई के महीने में दिल्ली में, भारतीय सहकारी आयोजन का। ठीक है, सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। सहकारिता विभाग आपने पढ़ाई होगा, मंत्री भी बनाए हैं, मंत्रालय भी बनाया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंग्लिश में बोलते हैं, सहकारिता इसे बोलते हैं। इससे संबंधित जो समितियां हमारे ग्रामीण लेवल पर काम करती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे दुग्ध समिति हो, या अलग अलग जो भी समितियां अपने रोजगार को लेकर के काम करती है, वो सहकारिता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ग्रामीण कृषि से जुड़ी बहुत सारी बैंक भी आती हैं। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? सहकारी कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ 2023 जुलाई के महीने में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया। पूरे देश लगभग 278 सॉरी, शहडोल मध्य प्रदेश से इसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, इसका शुभारंभ किया। ठीक है, 2023 में। शहडोल एक जिला है एमपी का, नोट कर लीजिएगा। कार्यक्रम का नाम क्या है? एनीमिया उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। उन्मूलन का मतलब समाप्त करना। कौन सी बीमारी को समाप्त करने के लिए शुरू किया? एनीमिया, जो खून की कमी होती है। एनीमिया बोले तो बायोलॉजी में इसे आप पढ़ेंगे, साइंस में से पढ़ेंगे, जीव विज्ञान में से पढ़ेंगे, तो अरक्तता के नाम से यह शब्द मिलेगा आपको, अरक्तता के नाम से। एनीमिया मतलब खून की कमी होना। और खून की कमी कई विटामिनों की वजह से हो जाती है, जैसे B12 की वजह से, B9 की वजह से, B6 की वजह से।
3 विटामिन आप पढ़ेंगे तो तीनों विटामिन की कमी से कहीं ना कहीं एनीमिया के रोग की उत्पन्नता शरीर में हो जाती है। और इस रोग को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से इस कार्यक्रम को शुरू किया, जो कि देश के तकरीबन 278 जिलों में से शुरू किया गया, 278 जिलों में शुरू किया गया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो एनीमिया का मतलब खून की कमी है ना। अब खून की बढ़ोतरी कैसे करेंगे, कौन सा खाना खाना चाहिए, जी डॉक्टर से पूछिएगा। वैसे हरी सब्जियां खानी चाहिए, पालक का इस्तेमाल करना चाहिए। पालक का इस्तेमाल करने से आयरन की प्राप्ति मानव शरीर को होती है, पालक आहार प्राप्त करने से, खाने से। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये पढ़ रखा ही होगा आपने कई बार। इसका 124वां सदस्य देश बना है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का, मलेशिया लिख लेना, मलेशिया इसका 124वां सदस्य बना है। इससे पहले 123 रहे होंगे, इसमें 124वां नया सदस्य जुलाई 2023 में कौन सा बना है इस न्यायालय में, जो शामिल होने वाला कंट्री है वो है मलेशिया। इसकी राजधानी है कुआलालंपुर, है ना। कैपिटल क्या है मलेशिया की, कुआलालंपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए आप, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी, जो कि नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काम आ जाएगा आपके लिए। आगे बात करते हैं, जीएसटी की बात करें या चिकित्सा दिवस की बात करें या एसबीआई की, ये 3 दिवस में लिखें। देखो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आएगा 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, है ना। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। चिकित्सा दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस बोल सकते हैं, चिकित्सा दिवस बोल सकते हैं। एसबीआई दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, क्योंकि स्थापना हुई थी एसबीआई की। ठीक है, ये एक डॉक्टर साहब की याद मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, बंगाल के जाने माने डॉक्टर साहब थे, जो कि पूरे जीवन भर गरीबों का निःशुल्क 1 रुपये पर इलाज करते रहे। तो उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है, विधान चंद्र रॉय की याद में। ठीक है, और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, भारत में एकल प्लास्टिक पर रोक लगाने की घोषणा भारत सरकार ने करी। कब से प्लास्टिक पर रोक लगाने की घोषणा कर दी सरकार ने, 1 जुलाई 2023 को, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को प्लास्टिक पर सरकार ने रोक लगाने की घोषणा करी। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हाल ही में चुने गए 2023 में, जिनका नाम है अजय बंगा। ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं और मूल भारतीय, लिख लेना ब्रैकेट में। इनके परिवार वाले कहाँ के, भारत के। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक की स्थापना आपको पता ही है कब हुई थी, 1945 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ सॉरी, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में। ठीक है, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा जो कि G20 सम्मेलन में भाग लेने भी आए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी चीफ आए, विश्व बैंक के भी चीफ आए, WTO विश्व व्यापार संगठन के भी चीफ आए। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व की संस्थाएं हैं वो भी उसका पार्टिसिपेशन करती हैं और उनमें भाग लेती हैं G20 के सम्मेलन में, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में G20 का 18वां सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई, जिसका मतलब होता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसे इंग्लिश में देखेंगे तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के नाम से जाना गया, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अष्ट धातु से बनी हुई, सबसे ऊंची मूर्ति अष्ट धातुओं से बनी हुई नटराज की मूर्ति को स्थापित किया गया भारत मंडपम के सामने, जो एंट्री गेट था, यहाँ से राष्ट्राध्यक्षों ने एंट्री करी। उसमें 27 फीट इसकी हाइट है। नटराज बोले तो भगवान शिव, और नटराज का इस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य में लोग किया करते थे। चोल साम्राज्य यानी कि दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य यानी कि तंजौर, चोल साम्राज्य यानी कि सूती कपड़ों का वहां उत्पादन होता था, चोल साम्राज्य यानी कि नौसेना के लिए चोल साम्राज्य ज्यादा प्रसिद्ध रहा, और चोल साम्राज्य यानी कि झीलों के लिए चोल साम्राज्य बहुत फेमस रहा, जलाशयों के लिए बहुत फेमस रहा, तालाबों के लिए बहुत फेमस रहा, सिंचाई के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने स्थापित करी। अभी 9 से 10वीं सदी की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में उसी समय था। तब उत्तर दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य अपना काम कर रहा था, और नौसेना के लिए चोल साम्राज्य सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और अपने साहित्य के योगदान के लिए भी जाना जाता है। 9वीं सदी में तब उस समय वहां पे चोल साम्राज्य था। उत्तर भारत में उस समय आक्रमण हो रहा था विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, चाहे तो महमूद गजनबी को पढ़ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम तो 7वीं 8वीं सदी में था, है ना। उसके बाद महमूद गजनबी था, मोहम्मद गौरी था, और उसके बाद ऐबक और इल्तुतमिश। इस तरीके से गुलाम वंश, ममलूक वंश की स्थापना भारत में सबसे पहले होती है, उसको फिर आगे बढ़ाया गया उनके शासकों के द्वारा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं। स्पेशल ओलंपिक खेल और होते हैं भाई साहब, ये आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन पढ़ लीजिए आप इस क्लास से। स्पेशल ओलंपिक खेल होते हैं, बर्लिन में हुए हैं ये अभी, जर्मनी की राजधानी में। इसमें भारत ने 202 पदक जीते हैं, ये नोट कर लेना।
इंडिया ने कितने जीते हैं? 202 पदक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये स्पेशल ओलंपिक गेम्स होते हैं, इनकी स्टार्टिंग लिख लेना आप, 1968 में हुई थी सबसे पहले, और हर 2 साल बाद होते हैं हर 2 साल बाद होते हैं ये स्पेशल ओलंपिक खेल, ठीक है। 1968 में सबसे पहले हुए थे, अभी हाल ही में बर्लिन में हुए, जर्मनी की राजधानी है यहाँ 202 पदक जीते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1968 से प्रारंभ हुआ। अब देखो भारत में पहली हाइड्रोजन की ट्रेन चलाई जाएगी भाई, जो कि विश्व के बहुत सारे देशों में तो नहीं कहूंगा मैं अभी, विश्व के कुछ एक देशों में हाइड्रोजन ट्रेन की व्यवस्था को प्रचलन में लाया गया है, शुरू किया गया है। क्योंकि जो संसाधन है विद्युत उत्पादन करने के, ट्रेन को चलाने के, वो कोयला है, कोयले से लाइट बनती है, लाइट से ट्रेनें चलती हैं इस तरीके से। तो इस व्यवस्था को कम करने के लिए, इस आधार को कम करने के लिए हाइड्रोजन के ऊपर दुनिया भर में, विश्व भर में देश काम कर रहे हैं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत में भी चलाई जानी है। तो जिंद से सोनीपत के बीच में सरकार ने रखा हुआ है इसका ट्रैक, पहला हरियाणा, जिंद शहर है एक भैया जी, हरियाणा में पड़ता है, और दूसरा शहर सोनीपत, ये भी हरियाणा का। तो इन दोनों के मध्य में चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलता है तो पानी निकलता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण को ध्यान में रख करके और भी संसाधनों को ध्यान में रख करके विश्व भर में हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, ठीक है। विश्व में यदि बात करें तो हाइड्रोजन की ट्रेन को जर्मनी भी चला चुका है और जापान भी ट्रायल कर चुका है अपने यहाँ, ठीक है। ये दोनों देश भी लिख लेना, जर्मनी और जापान। इंडिया में इधर चलनी है। यूपी सरकार ने 1 जुलाई से 7 जुलाई, आप जानते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव। 7 दिन तक कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है, नोट कर लेना भाई साहब। आ गया कई बार पुलिस के पेपरों में, कई बार पूछा गया बहुत सारे स्टेट्स में कि वन महोत्सव कब मनाते हैं? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, ठीक है। तो इसमें कार्यक्रम शुरू किया सरकार ने, वन टैप वन ट्री कार्यक्रम शुरू किया। वन टैप वन ट्री कौन सी सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया? यूपी सरकार ने। इसके तहत तकरीबन 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा, शायद 5 लाख या 50 लाख, मुझे ये पता नहीं, इसमें दिक्कत होगी, देख लीजिएगा आप, लेकिन ये कार्यक्रम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, फीफा रैंकिंग आती है। फीफा रैंकिंग ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फीफा रैंकिंग में पहला जो स्थान है 2023 में, वो कौन से देश का है? अर्जेंटीना का, लिख लेना। फीफा रैंकिंग में पहला स्थान अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना का है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है भाई साहब अर्जेंटीना। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, प्रसिद्ध देश है, अपनी घास के मैदानों के लिए भी जाना जाता है। कमेंट करके बताइए अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत शानदार तरीके से, आपको क्लास भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। विश्व भर के सभी घास के मैदानों को पढ़ा चुका हूँ। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे अलग अलग देशों में घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान बोले तो वहाँ उत्पादन होता है, जैसे गेहूं का उत्पादन हो रहा है और भी फसलों का उत्पादन हो रहा है, उस वे में घास के मैदानों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फीफा रैंकिंग में पहला स्थान किसे आया है? अर्जेंटीना का आया है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो कि गौ मांस की मंडी के लिए भी अर्जेंटीना विश्व में जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्थान है फ्रांस का, लिखें तो लिख लेना, दूसरा देश फ्रांस है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है और चौथे नंबर पर इंग्लैंड है। ये 4 कंट्री टॉप कंट्री हैं जो कि विश्व के फुटबॉल देश हैं। फीफा का मतलब है फुटबॉल खेलने वाली कंट्री, उसकी रैंक आती है कि कौन से देश का परफॉर्मेंस सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है विश्व में, वर्ल्ड में। तो सबसे बेस्ट अर्जेंटीना है। भारत की रैंक कहाँ पे है इस रैंकिंग में? फीफा रैंकिंग में वर्ष 2023 में भारत का जो स्थान है वो 100वां है। इंडिया का वर्ष 2023 में जो स्थान है वो कौन सा है? 100वां। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। यदि कोई शक समस्या आपको लगे तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो भारत की रैंक कौन सी है? 100वीं, ठीक है, फीफा रैंकिंग में। फीफा बोले तो फुटबॉल की एजेंसी है, जैसे आईसीसी क्रिकेट की होती है ऐसी फीफा फुटबॉल की होती है, ठीक है। एक सूचकांक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा से समझ रहे होंगे, ऊर्जा के ऊपर ही ये काम करता है और उस पर अध्ययन करता है ऊर्जा पे, उसके आधार पे सूचकांक निकालता है, इंडेक्स निकालता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला देश स्वीडन है, डेनमार्क है दूसरा, और तीसरा है नॉर्वे। इन तीनों देशों के पहले स्थान है, यूरोप के देश हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। ऊर्जा का मतलब है कि जैसे कितनी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, इसके ऊपर पूरा स्टडी करता है ये इंडेक्स जो निकाला जाता है, ठीक है। इसी आधार पर इसमें रैंक दी जाती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग को समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अध्ययन करता है ऊर्जा को लेकर के, है ना, तो उसमें रैंक देता है। भारत की रैंक क्या है इसमें? ये लिखा तो पॉइंट भारत की वजह से, तो भारत का नंबर है 67वां, लिख लेना। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा है? इंडिया का स्थान लिखिएगा 67। आगे बात करते हैं द्विपक्षीय। द्विपक्षीय को मतलब होता है दो देश। द्विपक्षीय का मतलब क्या होता है? 2 देश होते हैं इसमें, है ना, एक कंट्री होता है और दूसरा कंट्री होता है। तो ऐसे शब्द के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? द्विपक्षीय। इंग्लिश में बायलैटरल टॉक्स बोलते हैं, ठीक है।
तो द्विपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता हुआ है अभी हाल ही में भारत सरकार के साथ। काय का समझौता हुआ है? विद्युत का। और विद्युत का क्या करेंगे? व्यापार। मतलब लाइट को भी खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां ले लेती हैं, वो बेचती हैं, पैसे कमाती हैं। तो सरकार ने भी समझौता क्या हुआ है? द्विपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता है। किसके साथ किया है? ये जुलाई में करें। ये सब पॉइंट जुलाई के हैं, बहुत महत्वपूर्ण। नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, और तीसरा कंट्री है भारत। ये 3 देश लिख लेना। बायलैटरल टॉक्स बोलते हैं इसे, है ना। अभी G20 में बायलैटरल टॉक्स किए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे बता चुका हूं लेकिन और बताएंगे। एक पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के योगदान के दिए, ये लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना। ये भी पूछा जाता है कौन से किस क्षेत्र में देते हैं, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार है ये, साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो किसे दिया गया? माइकल रोसेन को दिया गया है वर्ष 2023 का पुरस्कार। ये चर्चाओं में रहता है, विदेशों में दिया जाता है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी, और तब से ये साहित्य के योगदान में दिया जाता है। साहित्यिक लोगों को दिया जाता है, उपन्यास लेखक, रचना से संबंधित लोगों को ये दिया जाता है। ठीक है, तो किसे दिया गया? माइकल रोसेन को ये पुरस्कार दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा, 10 अप्रैल को क्वेश्चन आएगा भैया, जुलाई को पढ़ा रहे लेकिन आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो होगी कोई। 6वीं राष्ट्रीय पार्टी भारत की कौन सी बन गई है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, चुनाव आयोग ने घोषणा करी, अब हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या हो गई? 6। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है पूरे भारत के स्तर पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकते हैं, भारत में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में वो लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब ये हो गया। आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव जीता, इसके बाद पंजाब में भी उनकी सरकार है, 10 राज्यसभा के सांसद हैं उनके। ठीक है, आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली और पंजाब में सरकार चल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जो कि किसी समय कपिल शर्मा की तरह कॉमेडियन भी रहे। वो अपने जीवन में कॉमेडी किया करते थे, लेकिन देख लो कॉमेडी से बढ़ते बढ़ते कहाँ हुए? चीफ मिनिस्टर हैं वो इस समय पंजाब के। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को 6वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है चुनाव आयोग के। तो टोटल कितनी पार्टी है? 6। आगे बात करते हैं। जून 2023 में जून तो 2023 में कहा, हर साल ही लगता है एक मेला है बड़ा फेमस, अम्बुबाची मेला है। ये असम में आयोजित होता है। कहाँ पे लगता है ये मेला? आसाम में आयोजित होता है। लिख लेना। मेले वेले तो आप पढ़ लिया कर ल्यूसेंट वगैरह से उठा करके, लेकिन जो करंट में छप जाता है। अम्बुबाची बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क की खोज की गई है। कहाँ पे? उड़ीसा में। जो ज्योग्राफिकल वाले जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा खोज की गई है। ये बता रहे हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क होगा ये। इसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, और ये कहाँ पे खोजा गया है? उड़ीसा के भीतर खोजा गया है। ठीक है, और भीतरकनिका के आसपास, जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो आपने पढ़ा होगा, उसके आसपास के इलाकों में इसे खोजा गया है। ठीक है, भीतरकनिका के पास तो नहीं है लेकिन काफी दूर है, लेकिन ये उड़ीसा में खोजा गया है। नेचुरल पार्क इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा, जो कि उड़ीसा में खोजा गया अभी हाल ही। अगला पॉइंट है, 300 वर्ष पुराना एक अखबार था। कितने साल पुराना? 320 साल पुराना अखबार था भाई साहब। इसे बंद कर दिया गया। अखबार का नाम है बेनर जितुंग। ये शब्द है बेनर, और जी लिख रही है जितुंग। कौन से देश ने बंद किया? वेना। वेना में जो बंद किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वेना। ठीक है, वहां पे ये अखबार 320 साल पुराना है, जो कि अभी हाल ही में कोई निर्णय ले लिया गया वहां की सरकार के द्वारा, या वहां की समाचार जो एजेंसी जो रही होगी, तो इसे बंद कर दिया गया। चर्चाओं में रहा। 320 साल पुराना अखबार। ये योजनाएं कुछ जैसे अन्ना भाग्य योजना, और एक योजना है गृह लक्ष्मी योजना। ये दोनों योजना भी हाल ही में चर्चा में। एक ये योजना और एक ये योजना। दोबारा सुनो, अन्ना भाग्य योजना लिखिएगा, गृह लक्ष्मी योजना। कौन से राज्य सरकार ने शुरू करी है? अपने यहाँ कर्नाटक राज्य सरकार ने। लोगों को राहत देने के लिए, कोई भी योजना लोगों को राहत देने के लिए शुरू की जाती है। और योजनाएं संविधान के हिसाब से हम पढ़ें तो भाग 4 का पार्ट होता है, जिसका नाम है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से आर्टिकल 51 तक इसमें पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है राज्य के सरकार के द्वारा, या राज्य की मशीनरी के द्वारा, या राज्य की व्यवस्था के द्वारा, शासन व्यवस्था के द्वारा अपने राज्य के लोगों को कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर लागू करते रहें। तो उन्हीं में से एक बहुत सारी योजनाएं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वो अपने समय समय पर योजनाएं निकालते हैं। तो ये चर्चा में अन्ना भाग्य योजना, गृह लक्ष्मी, दोनों कहाँ पे? कर्नाटक। राजस्थान में एक प्रश्न है। राजस्थान में पहली बार दो पंचायत, जो पंचायत थी अभी तक, ये क्या थी? पंचायत। जो पंचायत छोटी वाली पंचायत होती हैं,
दूदू के नाम से ये पंचायत थी, कहाँ पे, जयपुर में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कहाँ पे ये, जयपुर में। इसे पंचायत से सीधा जिला बना दिया गया जी। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी पंचायत को उठाया और सीधा डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया, सीधा जिला घोषित कर दिया। अभी हाल ही में पिछले दिनों वहां के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा इस पंचायत को सीधा जिला बना दिया गया। तो चर्चाओं में रही, इस वजह से ये प्रश्न चर्चाओं में रहा। कहाँ पे, ब्रैकेट में लिख लेना, जयपुर की एक पंचायत थी जैसे, अब ये जिला बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया, जिला। नाटो आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सम्मेलन है, सेना का संगठन है नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। लिख लीजिएगा कब स्थापना हुई नाटो की, 1949 में, जो कि ब्रुसेल से, बेल्जियम से काम करता है। अमेरिका इसे लीड करता है, इसमें बहुत सारे देश सदस्य बन चुके हैं, बताएंगे, सदस्य भी चर्चा में रहते हैं। लिथुआनिया में इसका सम्मेलन हुआ इस वर्ष का, और लिथुआनिया कहाँ पे, यूरोप में स्थित है ये देश। सम्मेलन लिख लेना, नाटो का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, लिथुआनिया में। नाटो क्या, एक सैन्य संगठन है, ब्रैकेट में लिख लेना, सेना का संगठन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। ठीक है, इसमें 29 देशों की सेनाएं रहती हैं। 2023 का एससीओ सम्मेलन, एससीओ सम्मेलन लिख लेना, कौन सी वर्ष का है जी, 2023 का एससीओ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली बोले तो भारत, किसने अध्यक्षता करी, प्रधानमंत्री जी ने, है ना। संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं इसे हिंदी में। एससीओ बोले तो संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। क्लास को अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मित्रों के साथ शेयर करते रहे। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी, बड़ी डिमांड रहती है करंट अफेयर्स को भी पढ़ने के लिए, जीएस के। तो समय निकाल के आपको एक एक महीने के इसी तरीके से प्रश्न कोशिश करेंगे पढ़ाते रहे। ठीक है, तो आप चिंता ना करें बिल्कुल। तो एससीओ सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में, भारत की में। अब 2024 का भी पढ़ लो आप इसके साथ, मैंने ये भी बता दिया। 2024 का संघाई सहयोग संगठन कौन से देश में होगा, कजाकिस्तान में होगा। अगला जो कंट्री, सॉरी माफ कीजिए, अगली जो वर्ष है उसमें कहाँ पे होगा, कजाकिस्तान में होगा। ठीक है, कजाकिस्तान बोले तो मध्य एशिया का देश है, कजाकिस्तान बोले तो इसकी राजधानी अस्ताना है। ठीक है, कजाकिस्तान बोले तो अलमाटी, एक बेहद ही खूबसूरत एक शहर है इसका, काफी लोग घूमने जाते हैं वहाँ, मौका लगे तो आप भी घूमने जाइएगा। जगह का नाम है अलमाटी, कहाँ पे पड़ता है, कजाकिस्तान, जो कि मिडेबल ईस्ट, सॉरी एशियन कंट्री है। ठीक है, मध्य एशिया का। तो एससीओ को सम्मेलन होना है कहाँ पे, 2024 में। मौका लगे तो इस सम्मेलन में भी भाग लेने चले जाना। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के साथ चले जाना, कोई बात नहीं है। सपने भाई बड़े देखो, आप तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, एसआई की, या दिल्ली पुलिस की, या किसी भी एग्जाम की, समीक्षा अधिकारी की, तो सपने हमेशा बड़े ही देखो, तब साकार होंगे। और जो कह गए थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री क्या नाम था उनका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट जीवन में अगर आप सपने ही छोटे देख रहे हैं, तो वो छोटे को पूरा करने के लिए और छोटा आप क्या देखें, तो बड़े देखिए आप सपने। कोशिश करिए कि काश मैं दिल्ली से इस सम्मेलन में शामिल हो रहा होता। शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये समय बताएगा, है ना, ये किस्मत बताएगी, समय भी बताएगा, पढ़ाई भी बताएगी, मेहनत भी बताएगा, आपका परिश्रम भी बताएगा। तो परिश्रम आप करते रहिए। सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए तो वैसे घुमाना क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस लेवल पे आप पहुंच जाओ कि कजाकिस्तान घूम आए। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पढ़ते रहिए, और हम आपको घुमा देंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, तो कजाकिस्तान में होना है जे। अब देखिए, विश्व शांति सूचकांक है जी, कौन से देश में सबसे ज्यादा शांति है, इस आधार पर यह सूचकांक आता है। शांति के आधार पर, कोई नक्सलवादी की समस्या नहीं है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हिंदी में कहता हूं, अंदर की कोई समस्या ना हो देश में। उत्तर से कौन सी दिशा बोलेंगे, दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम में कोई समस्या ना हो। ठीक है, भूल जानते कई बार, क्या करें। जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए, हमारे स्टूडियो में जो रहते हैं, उनसे हम सीखते हैं, और सुबह से शाम तक सीखते रहते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने की, है ना। हर एक किसी व्यक्ति से आप जीवन में सीख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं। तो शांति का सूचकांक आता है, विश्व शांति सूचकांक। ठीक है, तो 2023 में आया है जी। शांति को लेकर क्या आता है, जैसे अंदर कोई समस्या ना हो, देश के बाहर से कोई समस्या ना हो। हमारे यहाँ तो अंदर भी समस्या, बाहर भी समस्या, भारत में आपको पता है। बाहर से अभी आप देख रहे हैं कि अभी आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं लगातार 3-4 दिन से ऑपरेशंस। उसमें हमारे पराक्रमी वीर जो भारत की सेवा करते हुए, भारत की मिट्टी की सेवा करते हुए शहीद हो गए, जिसमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी, जिसमें एक मेजर रैंक के अधिकारी, एक डिप्टी एसपी वहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस के सेना के जवान भी शहीद हो गए, है ना। तो हमारे यहाँ तो समस्या ही समस्या है। जो एक्सटर्नल समस्या है, जो बाहर से घुसपैठ करते हैं आतंकवादी भारत में, भारत की समस्या
सबसे ज़्यादा कश्मीर में ये दिक्कत रहती है और सबसे ज़्यादा हमारे जवान शहीद होते हैं, उनको कोटि कोटि नमन है हमारा, तो क्योंकि उनकी वजह से ही भारत सुरक्षित है और भारत के लोग सुरक्षित है और आप और हम सुरक्षित हैं, उनको नमन है ऐसे रणबांकुरों को जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत के स्थान है, पढ़ो, 126वां स्थान है इसमें भारत का। ठीक है, और 2008 से पहला स्थान कौन से देश का है? इसमें पहला स्थान है आइसलैंड का, पहला भी स्थान पढ़ लो आप। यूरोप का देश है ये, 2008 से लगातार ही पहले स्थान पर, लगातार पहले स्थान पर है। अब समझ लो कितनी शांति होगी, कौन से लेवल की शांति होगी। पढ़ाई लिखाई करवे जाओ तो आइसलैंड जाओ, जल लेवल की शांति होगी वहां पे लगातार 2008 से। जैसे दुनिया भर में आप अखबारों में, न्यूज़ में, टीवी में, समाचार पत्र, सोशल मीडिया में देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं, कहीं गोली चल गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, चलती रहती हैं घटनाएं। उस आधार पर जो रैंक दी जाती है शांति व्यवस्था के आधार पर, है ना। तो भारत 126वें स्थान पर है और दुनिया का पहला देश है इसमें आइसलैंड। आइसलैंड नाम क्यों पड़ा? लैंड का मतलब जमीन जानते हैं, और जमीन से पहले आइस का मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ ही बर्फ है पूरे के देश के चारों तरफ, है ना। ऐसी कंडीशन में स्थित है ये आइसलैंड यूरोप में कि वहां पे क्या है, बर्फ ही जमी रहती है जलवायु की वजह से, इस तरीके की जलवायु क्लाइमेट रहती है, तो नाम आइसलैंड है। इसकी कैपिटल आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आइसलैंड की राजधानी क्या है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का ये देश है। आगे देखो भाई साहब, एक प्रश्न लिखा है हमने, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, इस साल का पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, विश्व का, इंडियन आइकन में दिया गया है, भारत के किसी आइकन को किसी खिलाड़ी को दिया गया है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैरी कॉम को दिया गया है, जो कि मैरी कॉम आप जानते हैं कौन सा गेम से संबंधित है? मुक्केबाजी, मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये वाला पुरस्कार दिया गया है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे सभी नाटो का 32वां सदस्य बनने जा रहा है एक देश। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बनेगा? स्वीडन बनेगा। कौन सा देश बनना है ये 32वां सदस्य? स्वीडन। और स्वीडन कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। इसमें ये 32वां सदस्य बन जाएगा, तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे नाटो संगठन के? 32 हो जाएंगे। बनेगा जी अभी हाल ही में, कभी भी बन सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। इससे पहले नाटो का 31वां देश जो सदस्य बना वो कौन सा बना? फिनलैंड बना। इसमें शामिल होने वाला 31वां देश कौन सा था? फिनलैंड था। इससे पहले मोंटेनेग्रो शामिल हुआ 30वें नंबर पर, और 29वें नंबर पर मैसिडोनिया शामिल हुआ। ये 3 देश लिख दिए मैंने आपको। 32वां आप याद रखिएगा, 31वां याद रखिएगा। ये प्रश्न जब मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, जब आप देख रहे होंगे इस क्लास को, इससे पहले जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, कि बताइए नाटो में कौन कौन से देश अभी हाल ही में शामिल किए जा चुके हैं। ठीक है, ऐसे चर्चाओं में रहते हैं प्रश्न, आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना ही रखना है। प्लास्टिक के बैग नहीं चलेंगे हमारे देश में। प्लास्टिक के बैगों को रोकने वाला प्लास्टिक के बैग्स को रोकने वाला विश्व का पहला देश, लिखिएगा हिसाब से और ध्यान से, प्लास्टिक के बैग को रोकने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया। न्यूजीलैंड ने रोक दिया है प्लास्टिक के बैग्स को, अपने प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से देश ने? न्यूजीलैंड, लिख लीजिएगा। प्लास्टिक के बैग्स को रोकने वाला या प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, शेयर करते रहें बिल्कुल धैर्य से और इत्मीनान से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मित्रों के, दोस्तों के साथ, बढ़ाइए चैनल को आगे, आप चिंता ना करो। चंद्रयान की बात कर लेते हैं, छोटी सी, वैसे चंद्रयान के बारे में विशेष आपको पढ़ा चुके हैं, चंद्रयान की एक वीडियो भी बना देंगे आपके लिए, आप चिंता ना करें। जो भी संभावित प्रश्न होंगे किसी भी एग्जाम में, कोशिश करेंगे कि उन्हें आपको पढ़ाएं हम। ठीक है, तो चंद्रयान अभी तक सरकार के द्वारा, माफ कीजिए, अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 3 अभियान भेजे जा चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने तीनों अभियानों की वर्ष लिखी है एक बार आपकी जानकारी के लिए। तो सबसे पहला अभियान 2008 में भेजा गया था, दूसरा अभियान 2019 में भेजा गया था, और तीसरा अभियान 2023 में भेजा गया है। तो अभी तक कितने मिशन भेज चुकी है इसरो एजेंसी हमारी चंद्रमा के लिए? 3। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला चंद्रयान कब भेजा गया था, आपसे पूछा जा सकता है दूसरा अभियान कब भेजा गया था, तीसरा अभियान तो अभी चर्चाओं में है, जो कि सफलतापूर्वक विश्व का पहला देश भारत बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर लैंड किया, जिसका नाम शिव शक्ति के नाम से दे दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखना, विक्रम लैंडर का नाम है जो लैंड किया चंद्रमा की सतह पर, और उसके अंदर से जो 6 पहियों का निकला उसका नाम है प्रज्ञान। वो घूम रहा है, पता लगा रहा है, फोटो ले रहा है, और फोटो कमांड सेंटर इसरो में भेज रहा है, और वही फोटो हमें और तुम्हें मिल जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हम और तुम लगा देते हैं अपना अपना स्टेटस कि देखिए ऐसा है चंद्रमा, आने वाले समय में सभी लोग मिल के लेंगे घर, उस पर क्या लेंगे? घर, वहीं मकान बनाएंगे, वहीं सारी चीज़ों को ले चलेंगे। ठीक है,
वहीं सभी अपने मिलने जुलने वालों को ले चलेंगे। वहीं देवेंद्र क्लासेस का एक संस्थान भी होगा, ठीक है, वहीं पढ़ाया करेंगे। चिंता ना करें, सपने बड़े देखिए, आप चिंता ना करें। क्योंकि इसरो पहुंचा है ना, अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा है। और एक और योजना मैं आपको बता दूं, इसके 2 सालों के बाद 2025 में, लिख लेना आप चाहो तो इस पॉइंट को, मुझे ध्यान आ गया तो मैं बता भी देता हूं। वर्ष 2025 में इसरो के द्वारा क्या भेजा जाएगा? मानव भेजा जाएगा। कहां पर? चंद्रमा पर। इसरो के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। इस मिशन पर हमारी अंतरिक्ष एजेंसी लगातार काम कर रही है और लगातार 2 वर्षों तक काम करेगी। और जो अंतरिक्ष मिशन पर व्यक्ति भेजे जाएंगे उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, किस हिसाब से उनको वहां रहना है, किस हिसाब से उनको वहां लैंड करना है, कैसी परिस्थिति वहां की होंगी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और नोट भी कर लीजिएगा। जैसे आपको लगे कि गुरुजी देवेंद्र क्लासेस का सेंटर खोल देंगे, बिल्कुल खोलेंगे। जब इसरो में 2025 में व्यक्तियों को भेज देगी हमारी अंतरिक्ष एजेंसी, तो उसके बाद सेंटर भी खोलेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, तो पहला चंद्रयान 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में भेजा गया। 14 जुलाई को भेजा गया, 23 अगस्त को पहुंचा। तकरीबन 35 से 40 दिनों की यात्रा करी, 3,84,000 किलोमीटर की टोटल यात्रा करी, जो कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, जिसके दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इससे पहले 3 देश भी और उतर चुके हैं दक्षिण पे नहीं, लेकिन वो उत्तर पे सॉफ्ट लैंडिंग करी थी उन्होंने, ठीक है। दक्षिण पे तो पहला ही देश है भारत। आगे बात करते हैं, ये भी कई बार पेपरों में मैंने देख चुका हूं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। आपको पता है पिछले कई महीनों से, 16-17 महीनों से रशिया में, रूस में और यूक्रेन में लगातार वॉर चल रहा है, लगातार युद्ध चल रहा है। तो रूस ने मिसाइल अटैक्स किए हैं और लगातार मिसाइल अटैक्स कर रहा है, उधर से यूक्रेन से भी मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और अलग अलग अटैक्स हो रहे हैं। तो उसमें एक बांध है, बहुत महत्वपूर्ण बांध है, डैम्स जो होते हैं नदी पर जो बनाए जाते हैं, जिससे विद्युत परियोजना, लाइट की भी सप्लाई करी जाती है, सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाता है, पीने के लिए भी पानी दिया जाता है और बाढ़ के हालातों को भी कंट्रोल किया जाता है। मल्टीपर्पज काम किया जाता है, इस वजह से इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में भाखड़ा नागल बांध, कहाँ पे स्थित है भाखड़ा नागल बांध? पंजाब में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। उदाहरण के तौर पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, कौन सी नदी पर? महानदी पर, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, 25 किलोमीटर लगभग, उड़ीसा के संबलपुर जिले में आएगा। उदाहरण के तौर पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, जो कि गंगा नदी पर स्थित है, गंगा तो नहीं बोलते वहां, भागीरथी नदी बोलते हैं, टेहरी जिले में स्थित है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब एक से अधिक उद्देश्य से सरकार इनसे काम करती है, ठीक है। तो ऐसा ही बांध यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध है कखोबका, लिखिएगा कखोबका बांध, यहां अटैक्स कर दिए गए रसिया के द्वारा। तो यहां बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अगर बांध डिस्ट्रॉय होता है, बांध खत्म होता है, तो बहुत बड़े इलाके में तबाही और त्रासदी आ जाएगी भाई साहब। चाहे वहां की बात हो, चाहे भारत की बात हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से की बात हो, क्योंकि बांध के अंदर एक समय में जो पानी रोक करके रखा जाता है वो लाखों करोड़ों क्यूसेक लीटर पानी होता है। अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो वो पानी रुकना नहीं है, आसपास के इलाके को खत्म कर देगा कई किलोमीटर तक। तो चर्चाओं में रहा है ये यूक्रेन का बांध। कहां का बांध है? यूक्रेन का। क्या नाम है इसका? कखोबका बांध, लिख लेना, यूक्रेन में स्थित है। आगे बात करते हैं, एक पासपोर्ट सूचकांक और आता है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, है ना। किस नाम से आता है? पासपोर्ट के नाम से आता है, और इसका नाम क्या? हेनले पासपोर्ट सूचकांक। वर्ष 2023 में पहला स्थान सिंगापुर में है इसका। जो सबसे अच्छा पासपोर्ट है दुनिया का, सबसे बेहतर पासपोर्ट है दुनिया का, वो कौन सा है? सिंगापुर का है। पासपोर्ट रैंकिंग पासपोर्ट को दी जाती है, देशों के हिसाब से रैंक दी जाती है, ठीक है। सिंगापुर है। और भारत का जो स्थान है इसमें 80वां स्थान है भारत का विश्व में पासपोर्ट सूचकांक में। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, जो आपको दिखेगा नहीं क्लास में, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो भारत का स्थान पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा है? 80वां। और दुनिया का पहला देश इस सूचकांक में कौन सा है? सिंगापुर है, ठीक है। कोई शक समस्या लगी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रश्न को समझने में लगी हो तो उसे आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। कमेंट किया करो, उससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है। आप पूछते हैं कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई क्वेरी, या कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसे हम सुधार करके लाते हैं। भाई साहब, आप लोगों के ज्ञान से और विज्ञान से, आप ज्ञान और विज्ञान हमारा बढ़ाते रहिए, हम भी कोशिश आपके लिए करते रहेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।